बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया जाएगा कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक से आपको ख़ुद भी आइडिया हो जाएगा कि जब हम बेसिक का वर्ड यूज़ करते हैं इट मीन्स कि आपका स्ट्रक्चर वही रहेगा, कभी भी उस स्ट्रक्चर में आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब जिस सीक्वेंस में जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है आप उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। हम बाकी सारे के सारे प्रोग्राम जो है वो इसी को देखते हुए इम्प्लीमेंट करेंगे। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम की बात की जाए तो क्या है, तो दैट इज़ एक्चुअली द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। आप प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं, आपका लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या उसमें आएगा और उसके बाद हम किस चीज़ को लेके आगे चलेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर में एक आर्टिकल है दैट इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आएगा, फिर उसके बाद मेन फंक्शन आएगा हमारे पास, फिर प्रोग्राम की बॉडी आएगी। प्रोग्राम की बॉडी में हमारे पास सी प्लस प्लस की एक्चुअल वो स्टेटमेंट्स होंगी जो कि हमने एग्जीक्यूट करनी है, या फिर किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जो भी हमने एक इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं वो उस प्रोग्राम बॉडी में आएंगी। सो बेसिक स्ट्रक्चर इज एक्चुअली द फॉर्मेट ऑफ ए प्रोग्राम। आपका प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। और सी प्लस प्लस का फॉर्मेट बड़ा फ्लेक्सिबल है। इसमें मेन आपके पास तीन चीज़ें हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन और उसके अलावा प्रोग्राम बॉडी। सबसे पहले देखते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक इंस्ट्रक्शन है। अगर हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की बात करें, व्हाट इज दिस? दिस इज एन इंस्ट्रक्शन एंड दिस इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू द कंपाइलर। कंपाइलर को दिया जाता है। कंपाइलर क्या है? वो ट्रांसलेटर था जो कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। सो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज एक्चुअली एन इंस्ट्रक्शन विच इज गिवन टू द कंपाइलर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने से पहले हम उसको एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कंपाइलर को, और वो कंपाइलर को बताया जाता है कि इसमें कौन कौन से आपके पास कोई हेडर फाइल्स ऐड होंगी। वो आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको समझ आएगी। खैर अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक्चुअली एक इंस्ट्रक्शन है और वो हम कंपाइलर को देते हैं। और कब देते हैं? जब प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ होता। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का एक और नाम भी है, उसको हम कंपाइलर डायरेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। जो कि कंपाइलर को डायरेक्ट कर रहा होता है, उसको कोई डायरेक्शन दे रहा होता है। और ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है बेटा, ये प्रोसेस कौन करता है इसको? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर प्रोसेस्ड बाय द प्रोग्राम नोन एज द प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर एक प्रोग्राम है जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को प्रोसेस करता है, और वो सी प्लस प्लस कंपाइलर का एक पार्ट होता है, ठीक है। सो इसके एंड में सेमीकोलन नहीं आएगा, और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमेशा प्रोग्राम के स्टार्ट में आएगा। हमेशा प्रोग्राम के स्टार्ट में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव देते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पे देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस प्रोग्राम का क्या होता है, जो एक्चुअल उसका फॉर्मेट है उसी को हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम कहते हैं। इसके तीन पार्ट्स हैं, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, एक मेन फंक्शन है और एक प्रोग्राम बॉडी है। इन तीनों के सीक्वेंस का यही होना ज़रूरी है कि नंबर 1 पे प्री प्रोसेसर हो, नंबर 2 पे मेन हो, नंबर 3 पे प्रोग्राम बॉडी है। इस सीक्वेंस को आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, यही फॉर्मेट हमें फॉलो करना है, यही इसका स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपको पता लग गया, दिस इज एन इंस्ट्रक्शन जो कि हम कंपाइलर को देते हैं बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब आपके सामने एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आ रहा है जो कि इंक्लूड है। इंक्लूड एक क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और हमेशा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से पहले हम एक हैश का सिंबल लगाते हैं। पहले हैश का सिंबल आएगा, फिर इंक्लूड
ऐसे ही लिखा जाएगा और उसके बाद हम कोई हेडर फाइल ऐड करेंगे। अब ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये बताएगा कि कौन सी हेडर फाइल प्रोग्राम की कंपाइलेशन से पहले ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले ही हम उसमें ऐड कर चुके हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि #include iostream.h और ये ब्रैकेट्स आप देख सकते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स हैं जिसमें इसको लिखा गया है। ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसमें हैशटैग सबसे पहले आएगा, सिंबल है और ये इसके लिखने का तरीका है प्री प्रोसेसर का। उसके बाद इंक्लूड ऐड किया जाएगा, जो कि इंक्लूड क्या है, दिस इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो कि बता रहा है कि कोई हेडर फाइल ऐड होने जा रही है प्रोग्राम में, सोर्स कोड में, और वो कौन सी है, iostream.h। ये इनपुट आउटपुट के लिए यूज होती है आपके पास stream.h। और इसका मतलब है कि हमारे पास किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले जब ये हेडर फाइल सबसे स्टार्ट में दे दी जाएगी तो इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कंपाइलर को पता चल जाएगा कि एक हेडर फाइल आपके प्रोग्राम में ऐड होने जा रही है। ज़रूरी नहीं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक ही हो, एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। जो जो हेडर फाइल आपने ऐड करनी है उसके साथ लिखने का तरीका यही है। जैसे कि #include iostream.h, इसी तरह से #include conio.h भी कर सकते हैं, #include maths.h कर सकते हैं। बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं जिनको ऐड करने के लिए हम #include को यूज़ करते हैं। अब हेडर फाइल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली हेडर फाइल आप इसी तरह से समझिए जैसे फाइल के अंदर बहुत सारे पेजेस लगाए जाते हैं, इसी तरह से रियल लाइफ में अगर हम देखें एक फाइल हो तो उसमें बहुत सारी पेजेस आप रख सकते हैं। इसी तरह से हेडर फाइल क्या होता है, हेडर फाइल के अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक है, और वो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं। और ये हेडर फाइल जो होती हैं ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि एक फाइल में एक ही टास्क से रिलेटेड फाइल्स पड़ी हुई हैं, डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, दूसरी फाइल में उसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। तो आप यही समझ लें कि एक फाइल जो होती है हेडर फाइल, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। एक हेडर फाइल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और वो किसी एक पर्पस के लिए यूज हो रहे होते हैं। जैसे maths.h में अगर होगा तो वो उसके अंदर maths.h एक हेडर फाइल है और उसके अंदर जितने भी फंक्शन होंगे वो मैथ से रिलेटेड होंगे। इसी तरह से अगर आपके पास कोई और conio.h है तो फिर आपके पास कंसोल पे इनपुट आउटपुट लेने के लिए हेडर फाइल यूज की जाती है और उसके लिए क्या है कि उस फाइल के अंदर कंसोल इनपुट आउटपुट के सारे फंक्शंस होंगे। अब ये फाइल्स जहाँ पे सारी रखी जाती है उसको लाइब्रेरी बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास एक लाइब्रेरी होती है जिसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं और ये लाइब्रेरी आपके जो भी कंपाइलर आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ही मौजूद होती है। उस लाइब्रेरी में बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं और हर हेडर फाइल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं और ये डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। हेडर फाइल में बेटा जब भी हेडर फाइल का नाम लिखेंगे तो उसकी एक्सटेंशन .h होती है। .h एक्सटेंशन हम उसके साथ ज़रूर लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सो हेडर फाइल्स आपको अंदाज़ा हो गया कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें डिफरेंट हेडर फाइल्स ऐड करना पड़ती हैं जो कि कंपाइलर को बता देते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या क्या काम होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि हेडर फाइल्स का सिंटेक्स क्या होता है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि हेडर फाइल्स को ऐड करने के लिए हमारे पास जो सिंटेक्स यूज़ होता है उसमें #include एंगुलर फाइल और हेडर फाइल का जो भी नाम होगा .h एक्सटेंशन के साथ वो हम लिख देंगे। उसको लिखने का दूसरा तरीका ये है कि #include और डबल कोट्स में आप फाइल का नेम लिखेंगे, .h एक्सटेंशन लगाएंगे। जैसा कि आपके सामने एक एग्जांपल भी है, इसी तरह से आपके सामने maths.h की एक एग्जांपल है। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए ये यूज़ होती है। ये सब चीज़ें आपके सामने हैं, आपने ये देखा है #include math.h के अगर डबल कोट्स लगा रहे हैं तो एंगल ब्रैकेट्स नहीं लगानी, अगर एंगल ब्रैकेट्स लगाने हैं तो फिर डबल कोट्स नहीं लगाने। ठीक है, दोनों काम इकट्ठे नहीं करने हैं आपने। ये उसका एक सिंटेक्स था जो आपने देख लिया। उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन आ जाता है। मेन फंक्शन एक्चुअली क्या काम करता है, सारे का सारा जो स्टार्टिंग पॉइंट आपके प्रोग्राम का होता है वो मेन फंक्शन होता है। आप कह सकते हैं कि किसी भी प्रोग्राम का जो एंट्री पॉइंट होता है दैट इज द मेन फंक्शन।
ठीक है। और मेन फंक्शन आपको ये नज़र आ रहा है, ये इसी तरह से मेन लिखा जाता है, दिस इज़ द कीवर्ड, और ये फंक्शन है तो इसके सामने इस तरह की ब्रैकेट्स लगाई जाएंगी, सर्कुलर ब्रैकेट्स कहते हैं इनको, वो लगाई जाएंगी। और ये रिटर्न टाइप है इसकी, ये बातें आगे आगे आपको समझ आती जाएंगी। खैर, लेकिन ये इसकी बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं जो कि हमने परफॉर्म करवानी है। सही है, तो आपको मेन का पता चल गया। मेन स्टार्टिंग पॉइंट या फिर एंट्री पॉइंट किसी भी C++ प्रोग्राम का होता है। और जैसे ही एंटर होता है कंट्रोल आपका मेन में, तो सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो इसकी बॉडी में है वो उसकी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। और अगर इसमें कोई स्टेटमेंट्स नहीं है तो कोई इशू नहीं है, प्रोग्राम फिर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपको ही पता चल गया कि दूसरा कंपोनेंट हमारे पास मेन फंक्शन आ गया। ठीक है, पहला क्या था, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और फिर मेन फंक्शन। एंड द लास्ट इज C++ स्टेटमेंट्स, और वो जो लास्ट हमारे पास एक उसका पार्ट रह जाता है स्ट्रक्चर का, दैट इज द C++ स्टेटमेंट्स। और ये स्टेटमेंट्स करली ब्रैकेट्स में लिखी जाती हैं, जो कि एक स्टार्टिंग ब्रैकेट होती है आपके पास, एक क्लोजिंग ब्रैकेट होती है, इसको ब्रेस भी बोलते हैं, डेलीमीटर्स भी बोलते हैं। डेलीमीटर्स में या ब्रेसेस के अंदर अंदर आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है। अगर एक भी ब्रेस आपकी मिस हो गई या ब्रैकेट मिस हो गई तो फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपको एरर मिलेगा। ठीक है। और इन ब्रैकेट्स के दरमियान में जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उसको हम बॉडी ऑफ अ प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, बॉडी ऑफ प्रोग्राम कहते हैं। और उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी बॉडी की, वो एक सेमी कॉलन से एंड होंगी। सेमी कॉलन होता है एक डॉट और उसके बाद नीचे कॉमा, जैसा कि ये आपको नजर आ रहा है, डॉट और नीचे कॉमा। ठीक है। और C++ में कोई भी एक स्टेटमेंट जो है कोई खास टास्क परफॉर्म कर रही होती है, और ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो 1 बाय 1 सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती जाएंगी। जैसा कि अब ये यहाँ से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा स्ट्रक्चर इसका। ये एग्जांपल देखिए, सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आएगा, दैट इज हैशटैग इंक्लूड, कोई भी हेडर फाइल नेम आ सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा यही फाइल नेम लिखना है आपने, कोई भी फाइल नेम आ सकता है। उसके बाद मेन फंक्शन आएगा जो कि void मेन है, void की जगह कुछ और भी आ सकता है, लेकिन अभी के लिए आप void देखें मेन। और उसके बाद ब्रैकेट्स आ जाएंगे इसकी। ठीक है, ब्रैकेट्स लगाना नहीं भूलना। मेन का M आपने कैपिटल नहीं करना, स्मॉल जैसा है वैसे ही लिखना है, इनकी स्पेलिंग चेंज नहीं करनी। उसके बाद प्रोग्राम की बॉडी आ जाती है। प्रोग्राम की बॉडी आपके सामने है, दिस इज द स्टार्टिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, और उसमें सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है, दैट इज हेलो वर्ल्ड। इसमें सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन नहीं आएगी, इसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस भी आ सकती हैं और इसमें एक भी इंस्ट्रक्शन आ सकती है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। C++ प्रोग्राम is based on 3 parts. Number 1 is preprocessor directive, then main function, and then the program body, and the sequence must be same in the whole program. We cannot change the sequence, like we cannot write first the program body and then the preprocessor directive and then the main function at the end. We have to follow the basic structure if we want to write any program in C++. So be careful and read it from your book, and if you have any confusion then you can send me any query on your WhatsApp group.